हेलो साइकोलॉजी पीपल। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 और आज हम करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। नाउ जब हम लोगों से मिलते हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन से, नए लोग से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके के इंसान हैं, है ना? और वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपकी बेस्ड होती है द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दैट यू गाइज़ डू। जिस तरीके की आपकी कन्वर्सेशन फ्लो करती है, जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस जिस तरीके के आपके रहे हैं, आप एक उनके बारे में एक इमेज एक तरीके से अपने माइंड में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि ये किस तरीके के इंसान हैं। बट वो असेसमेंट नहीं होता है, वो होता है जजमेंट। ठीक है? दैट इज़ जजमेंट जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। आपकी कन्वर्सेशन किस तरीके से हो रही है, वो इंसान कैसा दिख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, जो भी आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन इनपुट आपको मिलता है, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप एक इमेज फॉर्म करने की कोशिश करते हैं उस इंसान की। ठीक है? वो जजमेंट होता है, उस टाइम पे एक जजमेंट आप ले रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो असेसमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होता है एक फॉर्मल एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है? फॉर्मल एफर्ट का क्या मतलब है? अभी जैसे जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको दैट वाज़ नॉट अ फॉर्मल एफर्ट। ठीक है? उसमें आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया, जिस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन फ्लो कर रही है उसको यूज़ किया, और भी जो इन्फॉर्मेशन आप ले पा रहे हैं, वो इंसान किस तरीके से दिख रहा है, कैसे डील कर रहा है, आपके क्वेश्चन आंसर को या आपके साथ किस तरीके से वो कन्वर्सेशन कर रहा है, वो सब आपको ध्यान में रखें, और प्लस प्लस जो भी आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उससे कुल मिला के आप एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। बट वो होता है सब्जेक्टिव। ठीक है? यहाँ पे जो आप कर रहे थे जजमेंट, जजमेंट होता है सब्जेक्टिव। ठीक है? बट जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम पर्सनालिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग समथिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है? कुछ ऐसा जो कि ऑब्जेक्टिवली किया जा सके। तो ये एक फॉर्मल एफर्ट है। फॉर्मल एफर्ट है मतलब कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मिलके टेस्ट बनाया है और एक फॉर्मल तरीका है असेसमेंट करने का पर्सनालिटी को। सो असेसमेंट होता क्या है? असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स यूज्ड टू इवैल्यूएट और डिफरेंशिएट पीपल। लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, कौन हार्ड वर्किंग है, कौन लेजी है, कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, इस तरीके से डिफरेंशिएट करना लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में, उनको इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है असेसमेंट करना। ठीक है? द गोल गोल क्या होता है असेसमेंट का? गोल होता है अंडरस्टैंड करना और प्रिडिक्ट करना बिहेवियर को विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। अगर हम फॉर्मल असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ही यही है कि हमारे जो एरर है वो मिनिमम होने चाहिए। अब अगर आप सब्जेक्टिवली किसी को जजमेंट करोगे, वो तो पहली बात तो वो असेसमेंट नहीं होती, वो जजमेंट होती है। ठीक है? अगर आप कोई स्पेशलाइज स्केल नहीं लगा रहे असेसमेंट का पर्सनालिटी के, ठीक है, तो वो आप जज कर रहे हो। और जजमेंट में जो आप जजमेंट ले रहे हो और जो आपके पेरेंट्स जजमेंट लेंगे, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इसलिए उनकी जजमेंट ज्यादा बेहतर होने के चांसेस है आपकी जजमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है? तो लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं, फॉर्मल तरीके से कोई असेसमेंट करते हैं, कोई टेस्टिंग करते हैं साइकोलॉजिकल, तो उसका गोल क्या होता है कि मैक्सिमम हम एक्यूरेसी के साथ कर सकें। ठीक है? और मिनिमम हमारे एरर हों, और बेसिकली हम उनको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये इंसान कैसा बिहेव करेगा। इसकी मोर और लेस अगर कोई हार्ड वर्किंग इंसान है, तो जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थितियां आए, किसी भी तरीके के सर्कमस्टांस आए, मोर और लेस वो पर्सन, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, वो उन हर्डल्स को क्रॉस कर ही जाएगा। ठीक है? और वहीं पर अगर कोई लेज़ी क किस्म का पर्सन है, तो उसके पास एक्सक्यूज़ेज़ की कमी नहीं होगी कि मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये अचीव नहीं कर पाया, मैं असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया, ये काम नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो? तो असेसमेंट का गोल ये है कि अंडरस्टैंड कर पाना, प्रिडिक्ट कर पाना बिहेवियर को विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। Now, in assessment, we also try to understand
और स्टडी अ पर्सन व्हाट द पर्सन जनरली डज, कैसे वो बिहेव करते हैं किसी डिफरेंट सिचुएशन में। कोई एक सिचुएशन दी ही है और उस सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये भी हम असेसमेंट करने के बाद जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उससे उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये इंसान किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई हार्ड वर्किंग इंसान है तो मोर और लेस वो लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, असेसमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, असेसमेंट हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं डिसऑर्डर्स में, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर किसी को है उसकी असेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट इसलिए की जाती है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं। क्या आप कोई ऐसे इंसान है कि आप काम टाइम पे पूरा करके देंगे, टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, या आप इस तरीके के इंसान है कि एक्सक्यूजेस ज्यादा देंगे, बहानेबाजी ज्यादा करेंगे और काम कम करेंगे। तो ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए और प्लेसमेंट के लिए भी यूज करते हैं असेसमेंट स्केल्स को। ठीक है, काउंसलिंग सर्विसेज के लिए और भी इसके बहुत सारे अदर पर्पसेस होते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स जो होती हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, वो कुछ ये टेक्निक्स है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं और बिहेवियरल एनालिसिस होते हैं। तो ये सारे ही टेक्निक्स यूज करके हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ठीक है, नाउ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो हैं ये क्या होते हैं एसआरएम्स। सेल्फ रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि अपने बारे में खुद बताना। ठीक है, अपनी रिपोर्ट खुद देना कि मैं किस तरीके का इंसान हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो इसका एक ही जवाब हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। हार्ड वर्किंग हूं भी और नहीं भी ऐसा तो कोई चीज नहीं होता है। जिनको मेहनत करने की आदत होती है वो मेहनत करते हैं हर काम में, और जिनको बहानेबाजी की आदत होती है वो बहाने करते हैं हर काम में। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है अपने बारे में कि मैं किस तरीके का इंसान हूं, तो उसके बेसिस पे बताना, अपने बारे में खुद बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन किया कि क्या आप हार्ड वर्किंग है, यस नो, तो आप इसमें से किसी एक को टिक करोगे, यस आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, और नो आई एम थोड़ा चिल्ड आउट पर्सन, ज्यादा हार्ड वर्क मेहनत वेहनत नहीं होती है मेरे से। ठीक है, तो इट वाज एल्पोर्ट हु सजेस्टेड कि बेस्ट मेथड, एल्पोर्ट ने बोला कि सबसे बेस्ट मेथड असेस करने का क्या है कि लोगों से खुद ही पूछ लो उनके बारे में कि आप किस तरीके के इंसान हो। वो बेस्ट मेथड है पर्सनालिटी को जज करने का अकॉर्डिंग टू ऑल पोर्ट। ठीक है, दे आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्ड। ये जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड होते हैं मतलब कि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं यस और नो में क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते। ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है फॉर एग्जांपल, क्या आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग है, क्वेश्चन मार्क, और नीचे मैंने लाइनें दे दी क्वेश्चन आंसर्स में भरने के लिए, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, यस और नो में क्वेश्चंस होंगे, ऑफन बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट रिक्वायर सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल क्या होता है, अब ये समझो। रेटिंग स्केल होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पूछा कि आप हार्ड वर्किंग है, आपने बोला हाँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैंने बोला कि ठीक है, आप हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो आप 1 to 5 के स्केल पे अपने आप को कहाँ रेट करते हैं। तो आपने बोला अगर अगर सच में आप हार्ड वर्किंग है तो आपका जवाब क्या होगा, 4, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूं। बट हाँ 1 पॉइंट शायद मे बी इधर उधर, बट हो सकता है कुछ लोग अपने आप को 5 भी रेट करें कि नहीं मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, सच में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ हर काम के लिए। तो ये रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, कि 1 to 5 के रेट पे आप अपने आप को 4 पॉइंट्स देंगे, 5 on 5 देंगे, 3 पे रेट करेंगे अपने आप को, कहाँ रेट करते हैं। तो इस तरीके से रेटिंग स्केल्स होते हैं। नाउ द रिस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आपने 1 2 3 4 5, ये आपका एक रेटिंग स्केल था। 1 मतलब कि बिल्कुल लेजी पर्सन है आप, ठीक है, और 5 मतलब यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को 4 पे कहीं रेट कर रहे हैं, ठीक है, कि विच मीन्स यू आर क्लोज टू वेरी हार्ड वर्किंग, तो प्रोबेबली वेरी हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, बट यू विल बी प्रोबेबली हार्ड वर्किंग। ठीक है,
तो अगर आप 4 पे अपने आप को कहीं न कहीं प्लेस करें तो हम उसको फेस वैल्यू पे लेंगे। फेस वैल्यू पे मतलब हम ये बात सच मानेंगे कि अगर आपने 4 बोला है तो सच में आपको 5 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिलने चाहिए। आप कहीं न कहीं हार्ड वर्किंग इंसान हैं। जो आपने कह दिया है उसकी फेस वैल्यू पे हम उसको लेंगे। ठीक है? तो फेस वैल्यू मतलब कि जो कह दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें ये नहीं डाउट ला रहे कि नहीं-नहीं ये झूठ बोल रहे होंगे, ऐसे नहीं होगा। 4 नहीं, ये तो हो सकता है मेरे को 2 वाले लग रहे हैं, ये मेरे को 4 रेटिंग वाले नहीं लग रहे। ऐसा नहीं। फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना। ठीक है? दे आर स्कोर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। नाउ क्वांटिटेटिव टर्म्स का क्या मतलब होता है? क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब होता है कि जैसे क्वांटिटेटिव डाटा है नंबर्स में, ठीक है? डेटा जो है आपका वो नंबर फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है? मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है? अगर मान लो आपके पास मैंने 10 क्वेश्चन दिए और हर उसके लिए मतलब 1 पॉइंट था, तो आपको 10 में से 10 पॉइंट मिले तो मैं मेजर कर सकती हूँ ना कि कितने पॉइंट्स हैं। तो मेजर जिसको कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है एंड इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड बाय टेस्ट। नॉर्म्स मतलब जो भी उनके नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। ठीक है? सो रूल्स जो मतलब जिस जिस तरीके से स्टैंडर्डाइज इसके कुछ सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं कि किसी भी टेस्ट को कैसे स्कोरिंग करनी है, ठीक है? स्कोरिंग कैसे होगी, कैसे मेजर करना है, तो उस हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। नाउ कुछ सेल्फ रिपोर्ट्स मेथड्स हैं, जो टेस्ट हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, एमएमपीआई के नाम से ये फेमस है। ये हैथवे और मैकिन्ले ने डेवलप किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट दिस इन्वेंटरी इज वाइडली यूज फॉर टेस्ट इन पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है। रिवाइज एडिशन इसका MPPI-2 है। ठीक है? जिसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया था कि हार्ड वर्किंग है कि नहीं, डू यू थिंक यू आर अ गुड फ्रेंड, यस और नो। ठीक है? यू थिंक यू आर हेल्पफुल इन नेचर, यस और नो, दीज काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है? कि इस तरीके की चीजों पे आप अपना यस और नो करके आपको टिक करना होता है। वैसे करंटली तो जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो MMPI का वर्जन 3, थर्ड वर्जन भी आ चुका है। आई थिंक दिसंबर 2020 में शायद इसका थर्ड वर्जन आया था, वो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है? जिसमें शायद आइटम रिड्यूस करके 335 आइटम्स हो गई हैं। आइटम्स मतलब कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम आइटम्स बोलते हैं कि कितने आइटम्स हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस। ठीक है? तो वो अभी MMPI 3 हो गया है। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 10 सब स्केल्स होते हैं। सब स्केल्स मतलब कि ये 10 सब स्केल्स हैं आपकी, जैसे हाइपोकोंड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएशन, masculinity and femininity. Then you have paranoia, देन यू हैव पैथेशनीशिया, ये है स्किज़ोफ्रेनिया है, मेनिया है, देन यू हैव सोशल इंट्रोवर्जन। सो बेसिकली सब स्केल्स हैं का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही थी अभी तो थर्ड वर्जन भी आ गया, उसमें 335 समथिंग क्वेश्चंस हो गए हैं। तो क्या होता है वो सारे क्वेश्चंस एक ही एस्पेक्ट के नहीं होंगे, वो इन 10 में डिवाइड होंगे। लाइक कुछ क्वेश्चंस मान लो 25-26 क्वेश्चन हाइपोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 20-25 फिर क्वेश्चन हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिस्टीरिया से। ऐसे इन ये जो 10 सब स्केल्स आपको दिख रहे हैं, इस पे वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड होंगे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, वैसे मैं इन 10 के बारे में आपको थोड़ा-सा एक ब्रीफ दे देती हूँ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है कि जब आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है, पर आप कितने भी टेस्ट करा लो, टेस्ट में कुछ नहीं निकल के आता है। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यू होता है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं-नहीं मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, और हार्ट के जितने मर्ज़ी आप टेस्ट करा लो, आपके सारे टेस्ट ठीक-ठाक आएँगे, लेकिन वो पर्सन मानने को तैयार नहीं होता।
ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। डिप्रेशन वी ऑल नो, क्लिनिकल डिप्रेशन की अगर बात करें, देखो अगर सिर्फ आपका डेली लाइफ में अगर यू आर फीलिंग लो और आपका मूड लो है तो उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। आजकल तो वैसे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी बात होता है वो आई एम फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, ब्रेकअप हो गया आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, डू नॉट यूज इट जस्ट लाइक दैट। ठीक है, लो मूड होना, थोड़ा सा अच्छा फील ना करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन होना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, देन कम्स हिस्टीरिया। हिस्टीरिया ज्यादातर वुमेन में देखने को मिलता है और उनमें बेसिकली फिजिकल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, मतलब ज्यादा फिजिकल कंप्लेन्स होंगी उनकी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी ज्यादा हाई होती है। देन साइकोपैथिक डिविएशन, मतलब कि कितना नॉर्मल उससे डिविएट कर रहे हैं साइकोपैथिक एक्टिविटीज की तरफ। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी में आ जाएगा कि मैस्कुलिन बिहेवियर्स और ट्रेट्स ज्यादा हैं या फेमिनिन ट्रेट्स और बिहेवियर ज्यादा हैं। पैरानोया क्या होता है? पैरानोया इज बेसिकली लेवल ऑफ डाउट आपका हाई होता है, ट्रस्ट नहीं करते हैं आप किसी पे, हर किसी पे शक करते हैं, ज्यादा शक होना, ट्रस्ट ना करना, हर किसी पे मिसट्रस्ट होना। ठीक है, साइकोथिस साइकोस्थीनिया इज बेसिकली जब वरी ज्यादा होती है, टेंशन ज्यादा होती है। स्किज़ोफ्रेनिया वी ऑल नो, ये तो बहुत ज्यादा डेविएंट बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, जिसमें हैलुसिनेशंस होती हैं आपको। हैलुसिनेशंस बहुत टाइप की होती है, वो भी हम जैसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन, विजुअल हैलुसिनेशंस। ठीक है, सो हैलुसिनेशंस होना। देन मेनिया, बायपोलर का ही एक फेज होता है मेनिया। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा आप हाईली एक्टिव फील करेंगे। बेसिकली मेनिया फेज में आपकी एक्साइटेबिलिटी लेवल हाई हो जाता है, इम्पल्सिविटी हाई हो जाती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, हर चीज को बस करने को तैयार है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा हाई होता है व्हेन यू आर इन मेनिया। सोशल इंट्रोवर्जन, ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का ही फॉर्म है, मतलब सोशली आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, पब्लिक स्पीकिंग में या लोगों से मिलने जुलने में आपका बिहेवियर कैसा है, सोशल इंटरैक्शन आपका कैसा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में, अदरवाइज। ठीक है, तो ये 10 सब स्केल्स हैं और इन सब पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ 20-25 क्वेश्चन स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड होंगे, 20-25 क्वेश्चन डिप्रेशन से रिलेटेड होंगे, फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो हाइपोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से कर टोटल मिला के ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं वो। तो ये सब सेट है। ठीक है, देन इंडिया में जो इसका वर्जन है, इसका एमएमपीआई का, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो बनाया गया है, वो मलिक एन जोशी ने बनाया है और ये फेमस है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जेएमपीआई के नाम से। ठीक है, तो एमएमपीआई की लाइंस पे, मतलब सेम फॉर्मेट पे, अलोंग द लाइंस ऑफ एमएमपीआई, मतलब सेम फॉर्मेट। ठीक है, सेम फॉर्मेट पे बनाया है, तो ये जोधपुर जेएमपीआई के नाम से फेमस है, जो कि मालेकन जोशी ने बनाया है। ठीक है, सेकंड आता है आपका आइजिंग पर्सनालिटी। आइजिंग पर्सनालिटी इट्स क्वाइट सिंपल। इसमें दो डायमेंशन है पर्सनालिटी की, ये हंस आइजिंक ने डेवलप किया था। ये कौन सा टेस्ट किसने डेवलप किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक है, इनिशियली ये स्टार्टिंग जब उन्होंने बनाया था ये क्वेश्चन, तो सिर्फ इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड और इमोशनली स्टेबल वर्सेस इमोशनली अनस्टेबल। ठीक है, ये दो डायमेंशंस थी, पर लेटर ऑन इन्होंने साइकोटिसिज्म की थर्ड डायमेंशन भी ऐड करी थी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, यू नो। ठीक है, इंट्रोवर्ट पीपल डू नॉट लाइक टू मीट पीपल, ग्रीट पीपल, टॉक टू मेनी पीपल, अपने अपने में ही रहते हैं, और एक्सट्रोवर्टेड जो होते हैं वो आउटस्पोकन होते हैं। आइजिंक ने जो है 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे। ठीक है, 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब ट्रेट्स जैसे आउट गोइंग है, कोई चीयरफुल है, एंग्शियस है, इस तरीके के ट्रेट्स। ठीक है, एंग्शियसनेस, चेयरफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिस्ट, इस तरीके के ट्रेट्स। लेटर ऑन जो है, एज आई टोल्ड यू, लेटर ऑन थर्ड डायमेंशन, पहले तो यही थी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल वर्सेस इमोशनली अनस्टेबल। उसके बाद उन्होंने साइकोटिज्म की डायमेंशन भी ऐड करी थी। साइकोटिज्म में क्या था? साइकोटिज्म मतलब कि एम्पथी ना होना, लोगों को ट्रबल करके खुशी मिलना, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे बहुत ज्यादा साइकोपैथिक
बिहेवियर करना, ठीक है? लोगों को परेशान करना, जानबूझ के, पता है कि उनको तकलीफ हो रही है, उनको हर्ट हो रहा है, जानबूझ के हर्ट करना, जानबूझ के तकलीफ देना, दूसरों के रोने पे हँसना, दूसरों को तकलीफ देके खुशी महसूस करना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं साइकोटिक बिहेवियर्स, ठीक है? तो एक वो डायमेंशन भी ऐड करी थी। नाउ साइकोटिसिज्म जो है विच इट इज लिंक टू साइकोपैथोलॉजी दैट रिप्रेजेंट लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर, दूसरों की फीलिंग्स को कदर ना करना। और ये दूसरों की फीलिंग्स को कदर ना करना वो वाला फीलिंग की कदर नहीं है कि आपने किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो उसको मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। दिस इज नॉट दैट। फीलिंग्स की कदर ना करना मतलब उनको बहुत नॉर्मल जो डेविएशन है, ठीक है, जब हमने नॉर्मलसी का कर्व बनाते हैं ऐसे वाला, तो हम ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ फॉल करती है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के भी खिलाफ है। ठीक है, आप किसी को बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परेशान करना इन अ वे कि आप उनको दुखी करके, जैसे उनको हिट करके मार के लोगों को उनको खुशी मिलती है। साइकोटिक किलर्स भी होते हैं, मर्डर करके खुशी मिलती है, ऐसे बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज में। टफ मैनर ऑफ इंटरैक्टिंग होता है, पीपल सीधे मुंह लोगों से बात ही नहीं करते हैं। टेंडेंसी जो डिफाई सोशल कन्वेंशन, सोशल नॉर्म्स को, सोशल जो भी सोसाइटी के रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने में इनको मजा आता है। ठीक है, अच्छा ये रूल है, ये तो अब मैंने फॉलो ही नहीं करना, हमेशा पुट्ठा ही काम, उल्टा ही काम करना है। जो सब कर रहे हैं वो तो मैंने करना ही नहीं है। हमेशा लॉ के, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है या जो भी हमारा आईपीसी सेक्शन के तहत, मतलब समझ रहे हो आप, जो लॉ कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है, इस लेवल पे हरकतें करना कि पुलिस और कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात होती है, उस लेवल पे, दैट इज साइकोटिसिज्म। सो अ पर्सन केयरिंग, जिसका साइकोटिसिज्म पे हाई, इस डायमेंशन पे हाई होता है, वो होस्टाइल होते हैं। होस्टाइल मतलब झगड़ालू, लड़ने वाले, हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सोशल में, सोसाइटी में जो एक्सेप्ट नहीं है इस तरीके का बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर करेंगे। ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनका जो सारा फंक्शनैलिटी होती है उस अपने ईगो से फंक्शन करते हैं हर चीज। ठीक है, आप देखते हो सड़क पे कि लड़ाई हुई, लड़ाई में एक दूसरे को चाकू ही मार दिया, गोली ही मार दी। क्या हुआ था जी, कार को हल्का सा स्क्रैच लग गया था, तो वो लड़ाई में कन्वर्ट हो गया, बंदे ने पिस्तौल निकाल के गोली मार दी। व्हाट इज दिस नॉट नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप उन इस तरीके के उन पे टेस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली साइकोटिज्म पे हाई आएंगे। नाउ थर्ड है आपका 16 पर्सनालिटी पीएफ, विच इज पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये रेमंड केटल ने डेवलप किया था। किस मेथड से? फैक्टर एनालिसिस मेथड यूज करके। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है मतलब जैसे आपने मीन के बारे में पढ़ा होगा, मीडियन, मोड, ठीक है, ये स्टैट्स, जैसे आप मैथ्स में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उनके वहां पे फॉर्मूला लगाकर, ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, और ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस। तो इस स्टैटिस्टिकल को टेक्निक को यूज करके रेमंड केटल ने ये 16 पीएफ बनाया था। ठीक है, रेमंड केटल ने। इट कैन बी यूज विद हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट। हाई स्कूल में हम कब आते हैं, मतलब आप लगा लो ये 16 साल, बाहर तो अब इंडिया में 18 साल के बच्चे को एडल्ट माना जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में 16 साल में एडल्ट हो जाते हैं, मतलब वहां पे एडल्ट मानते हैं 16 साल के बच्चे को। तो हाई स्कूल मतलब 16 ऑनवर्ड्स आप किसी पे भी ये यूज कर सकते हो। इट हैज बीन फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस करने के लिए, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। वोकेशनल एक्सप्लोरेशन मतलब कि आपने कुछ इस प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टैली सीखना है या आपने वेब लैंग्वेज कोई सीखनी है, जावा वगैरह कुछ लैंग्वेज सीखनी है, वेब डिजाइनिंग सीखनी है, तो कुछ इस तरीके के वोकेशनल कोर्सेज सीखने हैं, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, कौन सा करियर बेहतर रहेगा, ये 16 पीएफ हम यूज करते हैं। ड्रॉबैक क्या है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का, अब वो देख लेते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जैसे कि हमने बोला था कि अपने खुद के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और अपने खुद के बारे में हम बताते हैं यस नो को टिक करके, या रेटिंग स्केल पे कि कितना हम रेट करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब हमें जो लगता है कि दुनिया हमें जैसा देखना चाहती है या सोशली क्या एक्सेप्टेड है। मान लो कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैं हार्ड वर्क में 2 पे स्टैंड करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सोशली डिजायरेबल नहीं है ये,
सोसाइटी की में अच्छा नहीं माना जाएगा और एक हार्ड वर्किंग इंसान को अच्छी नज़र से देखा जाता है, तो मैं अपने आप को 4 पे रख दूँगी। मैं कहूँगी कि नहीं, नहीं मैं तो टुवर्ड्स लाइक आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है? तो यहाँ पे झूठ बोलने के चांसेस हाई होते हैं। सोशल डिज़ायरेबिलिटी हमारे मतलब सब सब ये चाहते हैं कि उनको सोशली अच्छे से परसीव किया जाए। तो जो सोशली डिज़ायरेबल है, उस पे हम रिस्पोंडेंट जो है ज़्यादा आंसर वैसे देता है जो कि सोशली सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं और डिज़ायरेबल होते हैं। एक्वेंसेस इज़ अनदर वन। एक्वेंसेस क्या होता है कि सब्जेक्ट की टेंडेंसी टू एग्री विद आइटम्स या क्वेश्चंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स, कि मतलब कंटेंट नहीं देख रहे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, बट ज्यादातर आंसर यस में देंगे। यस 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 यस, हर चीज का आंसर यस यस यस। ठीक है? तो मतलब कि कंटेंट के बिना भी उनका जो अग्री ज्यादा करेंगे हर चीज में, उनको डिसअग्री नहीं करेंगे। डिसअग्री उनके लिए शायद अच्छा चीज नहीं है सोशली मतलब कि ये तो हर चीज में डिसअग्री डिसअग्री, तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हर चीज में अग्री करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यस यस पे ज्यादा टिक करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी रिक्वायर ग्रेट स्किल एंड ट्रेनिंग। नाउ साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है और इसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है, तभी हम बोलते हैं कि एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही आपकी पर्सनालिटी की असेसमेंट करने के लिए मतलब राइट पर्सन होता है। उसको ये एक्चुअली राइट होता है कि वो करे। ठीक है? उसको अधिकार होता है कि वो आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट कर सके, और कोई पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं कर सकता। ठीक है? और अगर आप बिना कोई टेस्ट लगाए, जैसे ये 16 पीएफ था, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन था, इस बिना किसी रेटिंग स्केल के अगर आप ये कर रहे हो स्टैंडर्डाइज फॉर्म के, तो वो आप जजमेंट कर रहे हो, असेसमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिकल में कहीं से 12th के प्रैक्टिकल्स में या बड़े होके जब आप बीए में भी आ जाएंगे, एमए में आ जाएंगे, तब आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे और तब आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये नहीं कि गली में मोहल्ले में पूरे और हर किसी फ्रेंड पे लगाते फिर रहे हैं और आप उसकी जजमेंट करते फिर रहे हैं कि तेरी पर्सनालिटी ऐसी है, तेरी पर्सनालिटी ऐसी है। दैट्स वेरी इनकरेक्ट। ठीक है? इसके लिए स्किल की ट्रेनिंग होती, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है। आप अपने जो एक ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जब आप कल को एमफिल वगैरह करेंगे, उनके अंडर रह के आप चीजें सीखते हैं और फिर बहुत बारी आप जो है ये टेस्टिंग करते हैं और फिर वो उसकी रीचेकिंग भी होती है। आपके जो सुपरवाइजर्स है वो चेक करते हैं। दैट इज हाउ यू गेट ट्रेनिंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किल जिसमें आपको मास्टर करना होता है। ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो। टिल आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू। नेक्स्ट में हम प्रोजेक्ट टेक्निक्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय।